स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जो हमारे साथ हुआ वैसा ही नीतीश कुमार के साथ होगा। नीतीश कुमार को लेकर हुई इस भविष्यवाणी की इनसाइड स्टोरी क्या है, हम डिकोड करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बीजेपी को बड़ा चैलेंज दिया है। इस चैलेंज में चुनाव से पहले बिहार में बदल रहे सियासी समीकरणों का कौन सा संकेत छिपा हुआ है, हम बताएंगे। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने सरकार बनने पर 100 दिन का लक्ष्य तय कर लिया है। इस लक्ष्य में महिलाओं के लिए क्या है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिका में बॉस तुलसी की कहानी। तो भारत की बात की शुरुआत करेंगे और आज सबसे पहले वो खबर जिसने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। इस खबर के केंद्र में दो मुलाकात हैं जो दिल्ली के सियासी गलियारों में बीते 12 घंटों के अंदर हुई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बाकी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। ये दोनों नेता दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पहली बार मिले हैं। अरविंद केजरीवाल से पहले आदित्य ठाकरे बुधवार रात नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी मिले। ये मुलाकात इस मायने में अहम हो जाती है कि शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को सम्मान मिलने के बाद शिवसेना यूबीटी नाराज चल रही है। आज क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई, ऐसे में इसको लेकर हुए सियासी संग्राम ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी। लेकिन इस मुलाकात में छिपे राजनीतिक मायनों पर लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। वैसे ये दोनों मुलाकात हुई तो देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन इसके संकेत बिहार और महाराष्ट्र के सियासी गलियारों तक महसूस किए गए। इन संकेतों के जो कीवर्ड्स हैं, पहले आप वो जान लीजिए। डर, चैलेंज, रोड मैप, गठबंधन और भूमिका। इसमें डर वाला संकेत काफी अहम है, क्योंकि इसके जरिए दिल्ली में बैठकर बिहार को इशारा देने की कोशिश की गई। इस डर का जिक्र आदित्य ठाकरे ने मुलाकातों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ हुआ, केजरीवाल के साथ हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ, ये होते होते बिहार में नीतीश कुमार के साथ होगा। नीतीश की भी सीट चली जाएगी और बीजेपी सत्ता हासिल कर लेगी। हालांकि बयान में आगे उन्होंने आरजेडी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वाली टीडीपी की भी बात की, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कही गई ये बात दूर तक निकल गई। पहले आप आदित्य ठाकरे का वो बयान सुनिए, इसके बाद इस बयान के मायने आपके लिए डिकोड करेंगे। देश भर में जो हमारे साथ हुआ है, या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा। उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए, वैसे ही जैसे उनको देश की डेमोक्रेसी को करना है। तो आदित्य ठाकरे जिस वक्त नीतीश कुमार को ये डर दिखा रहे थे, उस वक्त उनकी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक और उद्धव के करीबी राजन साल्वी ने उद्धव की शिवसेना छोड़ दी। उनके शिंदे गुट में शामिल होने की खबर है, लेकिन नीतीश कुमार पर आदित्य ठाकरे के बयान के बाद कुछ सवाल उठ रहे। जैसे आदित्य ठाकरे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कौन सा डर दिखा रहे हैं? शिवसेना उद्धव गुट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ ऐसा क्या हुआ जो अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये कि आदित्य ठाकरे ने नीतीश कुमार को लेकर ही इतना जोर क्यों दिया है? इन सब सवालों का जवाब देती एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर को आगे बढ़ाइए। जो हमारे साथ हुआ है, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, नीतीश जी के साथ भी होगा। तो सवाल यही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ आखिर क्या होने जा रहा है? बिहार में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले आदित्य ठाकरे नीतीश कुमार को लेकर कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हैं? राजनीति के जानकार आदित्य ठाकरे के इस बयान को बीजेपी की जोड़ तोड़ वाली पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं। इसके मुताबिक जिस तरह एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाई, अजीत पवार ने एनसीपी को 2 गुटों में बांटकर बीजेपी के साथ सत्ता की मंजिल तय की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में लाकर कमलनाथ की सरकार गिराई, यही नहीं, दिल्ली में चुनाव नतीजों से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अपने विधायकों और उम्मीदवारों को तोड़ने का आरोप लगाया, ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया।
7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं। जो खरीद फरोख्त और तो लोकतंत्र को कुचलने का, तोड़फोड़ करने का तरीका वो पूरे देश में अपनाते हैं, वो प्रयोग उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया है, जिसको कई बार वो लोग ऑपरेशन लोटस और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। अरविंद केजरीवाल को चुनाव नतीजों से पहले जो डर था, अब कुछ ऐसे ही डर की बात आदित्य ठाकरे नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं। आदित्य को लगता है कि बीजेपी बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकती है। हालांकि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे नए सियासत में आए हैं, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। सिल्वर स्पून वाले पॉलिटिशियन होते हैं, उनको जमीनी हकीकत का पता नहीं है। नीतीश जी बहुत देश के बहुत सीनियर लीडर है, थोड़ा सोच समझ कर उनको बोलना चाहिए। अभी नया पॉलिटिक्स में आया है, वो अपना चिंता करें। कुछ लोगों को गलतफहमी है, उस गलतफहमी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ा है, हमने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। कोई भी प्रदेश हो जहां हमारे गठबंधन की सरकार होती है तो पूरे गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं। जेडीयू आदित्य ठाकरे के बयान को सीरियसली नहीं ले रही, लेकिन सच्चाई ये भी है कि एक बार खुद नीतीश कुमार बीजेपी पर उनकी पार्टी तोड़ने के आरोप लगा चुके हैं। ये वो समय था जब जेडीयू बीजेपी से अलग हुई और नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह को इसकी वजह बताया गया। आरसीपी सिंह कितना बड़ा कारण था, बहुत गड़बड़ किया। किसी का भी जिसको सबसे अधिक दिया, आप सोचिए ना, 2020 के दिसंबर में अपनी जगह हम बना दिए और उसके बाद ही जो रूप आने लगा सब कुछ का सबका आने लगा, और तब जाकर के तो हमने कह दिया छोड़ दीजिए। 6 महीना के अंदर जब केंद्र में मंत्री बने तो हमने कहा छोड़ दीजिए। शायद पुराना इतिहास याद दिलाकर आदित्य ठाकरे नीतीश कुमार की तरफ डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश को साथ लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक चैलेंज देकर बिहार की राजनीति को नया टर्न दे दिया है। दिल्ली से बिहार तक इस सारी सियासी उठापटक के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। लालू यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया है, जिस पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने करारा पलटवार किया है। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी अंतिम पायदान पर खड़े हैं। उनका सपना 3 तिक्रम कर करके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का था, जो अधूरा रह गया। हम लोग मजबूती से अगर सब लोग एक साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी अगली सरकार महागठबंधन का बनने वाला है। मुख्यमंत्री बनाना, विधायक बनाना, सरकार बनाना किसी नेता का बस का रोग नहीं है, ये जनता तय करती है। बीजेपी नाक रगड़ के मर जाएगी। इस जन्म में बीजेपी नहीं दिख सकती नीतीश के बगैर। नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक भी विधायक इनके पास बचेंगे कि नहीं, उसमें मुझे दिक्कत नजर आ रहा है। उन्हें ईश्वर लंबी आयु दे और वो बार बार एनडीए की सरकार देख सके। अब यहाँ राजद के लिए 2010 से भी बुरे हालात हैं। आदित्य ठाकरे और लालू यादव के बयान से लगता है कि विपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को कुछ सियासी इशारा देने की कोशिश कर रहा है। वैसे बिहार के अलावा दिल्ली में हुई इन मुलाकातों का एक सिरा इंडिया गठबंधन के भविष्य से भी जुड़ता है, क्योंकि इन मुलाकातों की टाइमिंग ऐसी है कि जब दिल्ली में हार के बाद इंडिया अलायंस के भीतर एक बार फिर से कलह की चिंगारी जोर पकड़ रही है। जानकारी के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात में गठबंधन को लेकर भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की है, लेकिन इनसाइड स्टोरी यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां राज्यों में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से बच रही है। दिल्ली दौरे पर आए आदित्य ठाकरे कई मुद्दों पर खुलकर बोले। शरद पवार, एकनाथ शिंदे विवाद से लेकर चुनाव आयोग की भूमिका तक हर मसले पर आदित्य ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में अपना पक्ष रखा। लेकिन जब बात इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की आई तो उन्होंने इसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बांटकर बात को घुमा दिया। उनको पता नहीं कि इंडिया अलायंस में कुछ बचा है कि नहीं, लेकिन इंडिया में और भारत में आज भी लोग ऐसे भी हैं जो लोकशाही के लिए और संविधान के लिए लड़ेंगे। और इंडिया अलायंस जो भी हमारी है, ठीक है, नेशनल लेवल के लिए है, रीजनल लेवल पे हमने सबने निर्णय किया कि कैसे लोकल टीम्स पे होता है, लोकल यूनिट्स पे होता है।
आदित्य ठाकरे ने जो बात कही, इसकी जानकारी हमारी सहयोगी गणेश ठाकुर ने पहले ही दी थी, जिसके मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट आगामी चुनाव अकेले लड़ने की रणनीति पर विचार कर रही है। आदित्य ने भी साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, लेकिन वो मिलकर विपक्ष के मुद्दे उठाता रहेगा। नेशनली इंडिया अलायंस संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और आपके अधिकार के लिए, हमारे अधिकार के लिए, हर एक की आवाज के लिए लड़ती रहेगी। कोई एक नेता नहीं है, सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और ये लीडरशिप की लड़ाई नहीं है, ना ये ईगो की लड़ाई है, ना ये सत्ता प्राप्त की लड़ाई है। ये लड़ाई देश के हित की लड़ाई जो हमारे साथ। आदित्य ठाकरे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एकनाथ शिंदे के बीजेपी से नाराज होने की खबरें आ रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस के साथ राज्य में सहयोगी बनकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। यही नहीं, बिहार चुनाव को लेकर खुद कांग्रेस के अंदर भी एकला चलो रे की नीति अपनाने की मांग उठ रही है। क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे होते हैं तो हमारा जो दायरा है वो सिमटते जा रहा है। बहुत से हमारे अपने लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए और वो आखिरी पैदान पे खड़े लोगों के पास हमको जाना है और उनको कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताना है। वैसे अकेले चलना अब कांग्रेस की मजबूरी हो गई है, क्योंकि राज्यों में लगातार हार अब उसके सहयोगियों को डराने लगी है। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन गई है, अपने सहयोगियों को ही निगलने लगी है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। इस पूरे उलटफेर से संकेत यही मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश के विपक्ष की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। संभावना ये भी है कि क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर बीजेपी का विकल्प बनाने पर विचार कर रही हैं, लेकिन उनकी इस रणनीति में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि कांग्रेस के बिना विपक्ष की कल्पना करना अभी जल्दबाजी होगा। ऐसा नहीं है कि लगातार हार के बाद कांग्रेस कोई होमवर्क नहीं कर रही है, बल्कि पार्टी संगठन में कई तरह का फेरबदल पर विचार कर रही है। बिहार चुनाव के मद्देनजर पार्टी मोहन प्रकाश की जगह नया प्रभारी नियुक्त करने जा रही है। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के आंतरिक मसलों पर चर्चा हुई है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। नाना पटोले की जगह अब हर्षवर्धन सपकाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आइए भारत की बात पे आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर आज दिल्ली में बनने वाली बीजेपी सरकार के 100 दिन के एजेंडे से जुड़ी हुई है। 100 दिन का एजेंडा, यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही शुरुआत के 100 दिन में पार्टी क्या काम करेगी, संकल्प पत्र के कौन से वादों को प्राथमिकता दी जाएगी। बीजेपी ने महिलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत जनता से जो वादे किए हैं, उनमें से सबसे पहले कौन से वादों पर अमल होगा। किसी भी सरकार के लिए शुरुआत के 100 दिन अग्नि परीक्षा की तरह होते हैं। बीजेपी के लिए यह अग्नि परीक्षा थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि 26 साल बाद उसकी वापसी हुई है और उस पर दिल्ली की जनता की उम्मीदों का बोझ भी ज्यादा है। इसीलिए बीजेपी ने उन कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है जो सबसे पहले पूरा करके जनता के दिल में जगह बनानी है। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दिल्ली को भले ही अभी मुख्यमंत्री नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी ने अपने 100 दिन के एजेंडे का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने 3 हिस्सों में अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे। इसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देना, मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, रसोई गैस सब्सिडी, आयुष्मान भारत योजना, बुजुर्गों को पेंशन, युवाओं को आर्थिक मदद, यमुना की सफाई, अटल कैंटीन योजना को लागू करने की बात कही थी। ये सिर्फ कुछ वादों की लिस्ट बहुत लंबी है। अब सवाल यह है कि बीजेपी 100 दिन में सबसे पहले कौन से वादों को पूरा करने का मन बना रही है। क्या है बीजेपी का 100 डेज प्लान, ये आपको हमारी रिपोर्ट देखकर पता चलेगा। दिल्ली में बीजेपी को जीत तो मिल गई, मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा, लेकिन उन वादों का क्या जो बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किए हैं। चैलेंज बड़ा है और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बीजेपी ने तैयार किया है 100 डेज प्लान। बीजेपी शुरुआती 100 दिनों में क्या करने वाली है, इसको लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। प्लान के मुताबिक
बीजेपी सबसे पहले दिल्ली में यमुना की सफाई का मास्टर प्लान तैयार करेगी। महिलाओं से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। दिल्ली में गर्मी को देखते हुए पानी की किल्लत न हो, इसका प्लान तैयार किया जाएगा। पहले कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे दिल्ली की बहनों से वादा किया है, महिला सम्मान राशि जो हमारी महिला समृद्धि योजना है, उसके लिए हम कदम बढ़ाएंगे। यमुना एक्शन प्लान भी आपको फर्स्ट मीटिंग में अब हमारी सबसे पहली चिंता ये होगी कि जो ऑन डॉक्यूमेंट है वो सब ग्राउंड पर हो। बीजेपी ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर यमुना को ही रखा है। दिल्ली बीजेपी ने यमुना मैया का एक वीडियो भी शेयर किया है जो वासुदेव घाट का है। इस घाट पर काफी समय से यमुना मैया की आरती हो रही है। बीजेपी ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि साबरमती की तरह अब यमुना जी भी साफ होंगी। चुनाव में महिलाओं ने अपने वोट से बीजेपी की झोली भर दी थी। अब बारी बीजेपी के रिटर्न गिफ्ट की है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी नेताओं की माने तो महिलाओं के खाते में 8 मार्च से पहले पैसे पहुंच भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प किए हैं वो एक एक संकल्प पूरा होगा। महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता देना, 8 मार्च से पहले सभी महिलाओं के खाते में ये पैसा जाएगा। दिल्ली में 13,000 दुकानें सील हैं। इन दुकानों को दोबारा खुलवाने के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली है। गर्मी में दिल्ली की जनता को पानी की कमी ना हो, इसको भी बीजेपी ने अपने 100 डेज प्लान में शामिल किया है। यमुना का सौंदर्यीकरण करके यमुना को स्वच्छ करना, दिल्ली के 13,000 दुकानों को जो सील पड़ी हैं 6 महीने में उनकी सील को खोलना, वो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर कर रही है। शुरुआती 100 दिन बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होंगे और इसी अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में बीजेपी के 100 दिन का एजेंडा क्या रहेगा, इसका भी आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, जिसमें बीजेपी ने संकल्प पत्र के बड़े वादों पर फोकस करने का लक्ष्य रखा है, जबकि दूसरे पार्ट में बीजेपी ने दिल्ली को चमकाने का प्लान बनाया है। कल दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में शुरुआत के 15 दिन, 1 महीने और 100 दिन में क्या क्या काम करना है उसको लेकर रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। दिल्ली में सड़कों की हालत में सुधार, नालों और सीवर लाइनों की सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। मीटिंग में प्रदूषण को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा दिल्ली में पानी की सप्लाई में सुधार लाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने, अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने जैसे मुद्दों पर भी प्लान तैयार करने को कहा गया है। मीटिंग में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया था। जो भी घोषणा करते हैं वो घोषणा मात्र नहीं होता, उसे अमली जामा पहनाते हैं। चाहे वो आयुष्मान भारत का सवाल हो, चाहे वो उज्ज्वला का सवाल हो, चाहे वो आवास योजना का, जितना कहते हैं उतना करते हैं। चाहे वो कोरोना का काल रहा हो, उस समय वैश्विक स्तर पर हमने मदद की, जिसकी सबने भूरी भूरी प्रशंसा की है। दिल्ली में बीजेपी ने वादों को पूरा करने के लिए प्लान तो बनाया है, लेकिन प्लान बनाने और प्लान को हकीकत में बदलने में बड़ा अंतर है। बीजेपी वादों को पूरा करती है तो उसे इसका फायदा होगा। अगर वादों को पूरा नहीं किया तो विपक्ष को बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।